टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। देखो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाता है, जैसे हमारे दो, जैसे ये हमने पढ़ा था ना कि ये हमारी फ्री सरफेस थी, जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ क्वेश्चन भी आता है कि आखिरकार जो बारिश की बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल शेप में क्यों गिरती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो डेली आप लेक्चर्स देखते हैं, आई होप आप सभी उनके अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे और डीपली चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है फ्लूइड्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड्स, जिसमें हमें पढ़ना है सरफेस टेंशन, सिनक्लास्टिक एंड एंटीक्लास्टिक सरफेस, एक्सेस ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल ड्रॉप्स एंड बबल्स, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर और जेगर्स मेथड। ये हमारा सिलेबस है किसका, फ्लूइड्स का। ठीक है, तो आज जितना हो पाएगा उतना आज हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन से। ठीक है, सिलेबस भी है हमारा, तो डीपली चीज़ों को पढ़ते रहिए। जो लेक्चर्स आपको डेली मिल रहे हैं उनके आप प्लीज़ अपने हाथ के हाथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपके लिए ईजी हो। ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो अब आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले थोड़ा हमें बेसिक पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखो हमारे जो मैटर है, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो तरह के होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, फोर्स विच एक्ट अमंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। जो सेम सब्सटेंस के बीच में लगता है, जो एक जैसे एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में लगता है उसी को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स होता है जो डिफरेंट फोर्स विच एक्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसी को हम बोलते हैं क्या, एडहेसिव फोर्स। जैसे सपोज हमने माना कि ये हमारे पास बीकर है और इसमें पानी रखा है। ठीक है, वाटर रखा है। तो अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। ठीक है, अब इस बीकर के, ठीक है सपोज ये कांच का बना है, इस बीकर के और इस पानी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स, है ना। यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स और जो ग्लास और वाटर के बीच में लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं, आप में से बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाते होंगे, है ना। तो जैसे सपोज आपने चौक से कभी पढ़ाया होगा, तो चौक को अगर हम बोर्ड पे चलाएं, है ना, तो जो चौक है, जो चौक के सारे पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोल देंगे कोहेसिव फोर्स। अब चौक से हमने जो बोर्ड पे लिखा, है ना, तो कुछ पार्टिकल्स जो चौक के पार्टिकल्स बोर्ड पे चिपके, तो उन पार्टिकल्स और बोर्ड के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एडहेसिव फोर्स। तो कुल मिला बात ये है कि अगर सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स लग रहा है तो कोहेसिव फोर्स, और अगर 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 हमारा डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे हम एडहेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल, कोई मेटल हो गई, उसके सारे पार्टिकल्स उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, जैसे हमने बोला ग्लास और वाटर के बीच में जो लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, अब जो सरफेस टेंशन हम पढ़ेंगे वो किस पर वर्क करता है, कोहेसिव फोर्सेस। किसकी वजह से सरफेस टेंशन है, कोहेसिव फोर्सेस के। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया फोर्स विच एक्ट अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, फोर्स विच एक्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, और हाँ इसमें थोड़ा हिंदी लिखने से रह गया, जो जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो प्लीज मैनेज कर लेना, इतना आप प्लीज इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। अब सरफेस टेंशन होता क्या है, देखो हम मान के चलते हैं जो सरफेस टेंशन है ना उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि टेंशन फोर्स है। कैसा फोर्स है, टेंशन फोर्स है सरफेस टेंशन, जो किसी भी जो लिक्विड की फ्री सरफेस पर वर्क करता है। जैसे सपोज मैंने माना कि ग्लास ऑफ वाटर है, ये ग्लास है, ठीक है ना, अब इसमें पानी भरा है, तो जो इसकी फ्री सरफेस होगी ये वाली फ्री सरफेस, तो जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है उस पर वर्क करता है टेंशन फोर्स। तो मान सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो एक टेंशन फोर्स है जो लिक्विड की फ्री सरफेस पर वर्क करता है, उसको छोटा करने की कोशिश करता है, मतलब कोशिश करता है उसके एरिया को मिनिमाइज करने की। क्या कोशिश करता है, उसके एरिया को मिनिमाइज करने की, ताकि वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्या कर सके, बिहेव कर सके। आपने देखा होगा कई बार कि कहीं पानी भरा है तो वहां मॉस्किटोज बैठे रहते हैं, वो डूबते नहीं है ना। तो वो जो फ्री सरफेस होती है ना, वो फ्री सरफेस लिक्विड की वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, जिससे उसके ऊपर मॉस्किटोज बैठते हैं और वो डूबते भी नहीं है ना। या आपने कई बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, या आपने स्कूल में बच्चों को भी कराया होगा, जो स्कूल स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना। या आपने देखा भी होगा कि अगर हमारे पास एक गिलास पानी है
है ना। ये हमारे पास क्या है, अगर इसको हम बनाएं, ड्राइंग तो आपको पता ही है मेरी, फिर भी हम कोशिश करते हैं, है ना। देखो ये हमारे पास ग्लास है और इसमें पानी भरा है। आज थोड़ी ठीक बन गई लग रहा है शायद। ये पानी भरा है, ठीक है ना। अब अगर हम क्या करें, अब हमारे पास एक निडल है अगर, तो हम उस निडल को क्या कर दें, अगर उस निडल को हम इसके ऊपर डाल दें, देखो निडल भी मुझसे सीधी नहीं बन रही है। तो हमने क्या किया, हमने हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसमें हमने एक निडल ली और आराम से हमने उसके ग्लास के ऊपर डाल दिया। तो क्या होगा, जो निडल है ना ये डूबेगी नहीं, ये फ्लोट करने लगेगी। क्यों फ्लोट करने लगेगी, क्योंकि जो इसके ऊपर की फ्री सरफेस है इस पर हमारा वर्क कर रहा है सरफेस टेंशन। और ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि ये जो ऊपर की सरफेस है लिक्विड की फ्री सरफेस, वो कम से कम एरिया कवर करे, है ना। जिससे कि ये जो हमारा ये सरफेस है ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्या करने लगेगी, बिहेव करने लगेगी, और ये निडल इसमें नहीं डूबेगी। ठीक है, अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सरफेस टेंशन क्या है और किसकी वजह से होता है, कोहेसिव फोर्सेस के। अब देखो सपोज करो, मान लो कि जो तुम्हारी फ्री सरफेस है ये वाली, ये इसकी फ्री सरफेस है ना, तो फ्री सरफेस किसकी है, लिक्विड की। तो इन लिक्विड के बीच में जो लग रहा होगा, क्या कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। तभी तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब सरफेस टेंशन आपको समझ में आ गई कि भाई सरफेस टेंशन क्या है, इसको हम टेंशन फोर्स की तरह एज्यूम कर सकते हैं, और ये किस लिक्विड की फ्री सरफेस पर लगती है और कोशिश करती है कि वो कम से कम एरिया मिनिमाइज से मिनिमाइज है, कम से कम एरिया क्या करे, कवर करे, जिससे कि वो सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगती है। और जब हमने नीडल उसमें डाली तब वो नीडल उसमें नहीं डूबी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो हमने मान लिया, अभी हमने क्या करा था, हमने मानी इसमें डुबोया था ना ये। अब हमने मान लिया कि ये हमारे पास इसकी फ्री सरफेस है। अब इस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन मान ली कि एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब इस इमेजिनरी लाइन के एक साइड हम मान लेंगे कि यहाँ पर लग रहा है फोर्स, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे कोई। ठीक है, दोनों साइड नहीं मानेंगे। अगर हमने दोनों साइड मान लिया, ये हमने इमेजिनरी लाइन है ना, इसके दोनों साइड में हमने मान लिया, तो क्या होगा, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक साइड मानेंगे। ठीक है, तो इसके हमने एक साइड क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब ये जो फोर्स है ये आपने कैसे लगाया होगा, किसी लेंथ में लगाया होगा, है ना। तो इसकी इमेजिनरी जो लाइन हमने मानी, उसके एक साइड में जो हमने फोर्स लगाया, इस पूरी लेंथ में जो फोर्स लगाया उसी को हम बोलते हैं क्या, सरफेस टेंशन। ठीक है, इधर भी लगाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान रखेंगे, ये हमने कैलकुलेशन के लिए किया, एक इमेजिनरी लाइन बनाई, उसके एक साइड हमने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स कितनी लेंथ में लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन हम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये फॉर्मूला। अब यहाँ अब इसकी यूनिट क्या होगी, अब देखो इसको हम ना खाली इसको हम फोर्स तो हम बोल रहे हैं कि टेंशन फोर्स है, लेकिन हम इसकी यूनिट को न्यूटन नहीं बोल सकते क्योंकि ये किसी लेंथ पे लगाया जा रहा है ना। तो इसकी क्या होगी ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन कैसे निकलेगी इसकी, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू, डायमेंशन कैसे आएगी, फोर्स की होती है mlt-2, है ना, और लेंथ की हो गई l, तो l से l कैंसिल, तो बन जाएगी m या l0 t-2। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। हमने देखो पढ़ भी सकते, क्या लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड फ्री सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इट टेंड टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, वही सब लिखा है, तो इसको आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ लिखे हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो आप सभी को पता है, जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन भी आता है कि आखिरकार जो बारिश की बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल शेप में क्यों गिरती हैं। अच्छा, कोहेसिव फोर्स हमने पढ़ाना भी कि कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। तो देखो आपने देखा होगा कि अगर दो बूंदे हैं वो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा काम वर्क करता है, यहाँ पर भी तो कोहेसिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अगर दो ड्रॉप मिलकर एक ड्रॉप बना रही है, मींस जो दोनों के पार्टिकल्स थे उन्होंने उनके बीच में कौन सा फोर्स लगा, कोहेसिव फोर्स, इसलिए वो आपस में चिपक गए और मिलकर एक क्या बना दी, उन्होंने बड़ी ड्रॉप बना दी। तो अब आखिरकार ये जो बबल्स है ये भी स्फेरिकल क्यों होते हैं और बारिश की बूंदें स्फेरिकल क्यों होती हैं। देखो हमने क्या बोला कि जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड की फ्री सरफेस पर वर्क करता है ना। अब जैसे जो ड्रॉप्स है ये, तो अब इनकी फ्री सरफेस होगी, है ना। तो फ्री सरफेस की वजह से ये क्या करेगा, क्या करेगी, सरफेस टेंशन क्या होता है, वो कोशिश करता है कि जो हमारी लिक्विड है वो जो मिनिमम से मिनिमम एरिया कवर करे। अब मिनिमम से मिनिमम एरिया कवर करने के लिए उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स कौन सा लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। तो वो कोशिश करेगा ना उसको मिनिमाइज की एरिया मिनिमाइज कवर मिनिमम एरिया कवर करे। तो अब उसकी सरफेस कैसी है, ये उसकी फ्री सरफेस है, तो जब उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा ताकि वो मिनिमम एरिया कवर करे, तो वो कैसी शेप ले लेगा, स्फेरिकल शेप। इसलिए जो बूंदें होती हैं वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल शेप की होती हैं, है ना। और जो बबल्स होते हैं, बबल्स भी कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। अब इनकी दो फ्री सरफेस होगी, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, है ना। अब जैसे आपने ब्रश पेंट किया होगा तो देखो जब हम इसको अंदर करते हैं तो ये ऐसा फैल जाता है ना। और जैसे बाहर लाएंगे तो इसमें जो पानी होगा
जब बाहर लेके आओगे तो वो कोशिश करेगा कम से कम एरिया कवर करने की, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इस शेप में हो जाता है ना। रेजर ब्लेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, जब हमने निडल वाला बताया, ये फ्लोट करेगा। अब देखो ये आपने बहुत देखा होगा कि इस शेप का कुछ पड़ा हुआ है यहाँ, ये एक वायर से ऐसी शेप बनी हुई है और अंदर भी क्या है, देखो अंदर भी ये फिल्म है। अब हमने एक सुई ली और इसको हमने फोड़ दिया, तो जब फोड़ दिया हमने तो क्या हुआ, देखो ये सर्कुलर बन गया। अभी कैसे हुआ होगा, देखो अभी जब ऐसे पड़ा है ये, तो इस पर बाहर भी फोर्स लग रहा होगा, अंदर की तरफ भी, बाहर भी फोर्स अंदर की तरफ भी ऐसे लग रहा होगा, बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ भी, बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ की। तो अभी हमने बोला कि जब बाहर और अंदर दोनों फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी शेप ऐसी है। अब जैसे ही आपने इसको फोड़ दिया तो अंदर तो फिल्म बची नहीं ना, अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करेगा, अंदर की तरफ तो फोर्स लगेगा नहीं, अब सारा फोर्स कैसे लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। अब जब फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो ये स्ट्रेच होकर क्या बन जाएगी, एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपने बहुत देखा होगा एक्सपेरिमेंट। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है किसके, सरफेस टेंशन के। अभी हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, लास्ट में हम इसके भी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में एक था ये सिनक्लास्टिक एंड एंटीक्लास्टिक सरफेसेस, सिलेबस में था इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सिनक्लास्टिक सरफेस क्या होता है, देखो ये जैसे कि हमारी जैसे स्फेरिकल बॉल हो गई है ना, या वाटर ड्रॉप हो गई, या फिर हमारे बबल्स हो गए, जैसे इन विच बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द सरफेस। कह रहा है कि जो इसमें दोनों सेंटर होंगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, वो एक साइड में ही लाई करेंगे, जैसे ये सेंटर 1 और एक सेंटर 2, तो ये क्या करेंगे, सेम साइड में ही लाई करेंगे। इट कर्व इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये कह रहा है कि जो कर्व होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि सोप बबल हो गया, लिक्विड ड्रॉप हो गई, है ना। तो इसमें ध्यान रखेंगे बस इतना, सिनक्लास्टिक का एक ध्यान रखेंगे, एक साइड एक जैसा, है ना, दोनों के दोनों सेम साइड में होंगे। एंटी का ध्यान रखना ऑपोजिट, एंटी में ध्यान रखना ऑपोजिट, एक साइड नहीं होंगे। In which the centers of curvature lie on opposite side of the surface. It is saddle shape, concave in one direction and convex in the other direction. तो एक साइड होगा, एक सेंटर एक साइड होगा और दूसरा सेंटर दूसरी साइड होगा, ठीक है। जैसे कि लिक्विड फिल्म हेल्ड इन अ डिस्टॉर्टेड फ्रेम, या फिर होर्स सडल आपने देखा होगा ना, तो बैठने के लिए जब रखते हैं तो इस तरह से क्या होगा, ये होगा हमारा एंटीक्लास्टिक, है ना, और ये हो जाएगा हमारा सिनक्लास्टिक। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें पढ़ना भी है। नेक्स्ट हमारा है, ये देखो यहाँ एक टेबल बनी है, इसी केसेस को याद रखना है, इस तरह से कर लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिनक्लास्टिक ध्यान रखेंगे एक जैसा, एंटी से याद रखेंगे ऑपोजिट, तो सेम साइड ऑपोजिट साइड, कर्व इन द सेम डायरेक्शन, और इसमें क्या होंगे, इसमें अलग अलग साइड होंगे, कॉन्वेक्स एक साइड होगा, कॉन्वेक्स अलग साइड दूसरी साइड होगा, जैसे कि बाउल लाइक, डॉम लाइक, है ना, शैडल शेप्ड, सो बबल, लिक्विड ड्रॉप, ये एक से एग्जाम्पल। तो ये टेबल से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। देखो पहली बात तो अगर कोहेसिव फोर्सेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमने बोला कि भाई इसको कोहेसिव फोर्सेस ही तो मेन रीजन है किसका, सरफेस टेंशन का। तो कोहेसिव फोर्स के बढ़ने से ऑब्वियसली बात है कि सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये दूसरा ये फोर्स था, ये नेक्स्ट था हमारा, ठीक है। ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। देखो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाता है, जैसे तो हमारे दो, जैसे ये हमने पढ़ा था ना कि हमारी फ्री सरफेस थी। अब जैसे जैसे इसका अगर मैं इसको बॉईल कर दूं यहाँ पे नीचे, तो क्या होगा, जो इस फ्री सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो कैसा हो जाएगा, वो कम होता रहेगा जैसे जैसे आप उसको बॉईल करोगे, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम होगा तो कोहेसिव फोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो कोहेसिव फोर्स है वो भी कैसा होगा, कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम। कोहेसिव फोर्स क्या कम क्यों होगा, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से कोहेसिव फोर्स भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑन इम्प्यूरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इम्प्यूरिटीज दो तरह की होंगी, एक होंगी जो कंप्लीट सॉल्युबल हो जाएंगी, एक होगी जो पार्शियली सॉल्युबल होगी, है ना। अब जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, इनको ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है ना। तो इनके डिसॉल्व होने से जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब जब पार्शियली डिसॉल्व होता है, जैसे कि हमारा सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, जैसे डिटर्जेंट्स हम कपड़े धुलने के लिए मिलाते हैं तो कुछ पार्टिकल डिटर्जेंट के रह जाते हैं जब हम कपड़े धुलते हैं, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, तो उनकी वजह से जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन भी है, ये जब हम कपड़े धुलते हैं तो कपड़े कैसे धुलते होंगे, तो जब हमने क्या किया, डिटर्जेंट में हमने पानी में डिटर्जेंट घोल दिया और उसके अंदर हमने कपड़े डाल दिए, है ना। तो अब ये क्या करता है, डिटर्जेंट डालने से क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से हम इजीली कपड़े धुल पाते हैं, इजीली दाग निकल पाता है ना। तो सोप, डिटर्जेंट, फिनॉल, इन सब से क्या होता है, इन सब से ये सब क्या करते हैं, ये सब सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है। सॉरी। टू वॉश क्लॉथ हो गया, एंटी
ये एंटीसेप्टिक नहीं है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन था ये, है ना, इसको सही कर लेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन था। तो जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी क्या होता है कि सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ऑयल पेंट्स में भी यूज होता है ये, है ना, तो ये सब इसकी क्या थी, एप्लीकेशन थी एंटीसेप्टिक। और ये जो हमारा वॉश क्लोथ है, ये दोनों दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, देखो, surface energy is defined as the work done in increasing the area of surface of liquid by unit amount। अब ये कह रहा है कि देखो, सपोज इसको इस डायग्राम से समझेंगे कि ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक फिल्म बनी हुई है, ये हमारे पास वायर था, हमने इस शेप का बनाया और यहाँ पे एक स्लाइडर लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, स्लाइडर। ये हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास वायर थे, हमने इसे कुछ ऐसा डिजाइन बनाया, ठीक है, और ये क्या लगाया, ये एक स्लाइडर लगाया। अभी हमने इसको, जैसे हमने क्या किया, इसको लिया और एक बाल्टी में हमने पानी में वो घोल रखा लिक्विड कोई सा, हमने उसको निकाल दिया, तो यहाँ पे एक फिल्म जैसी बन गई, ये एक फिल्म जैसी बन गई है, ये एक फिल्म जैसी बन रही है, ठीक है। अब ये फिल्म जैसी बन गई तो क्या होगा, यहाँ पे वर्क करेगा सरफेस टेंशन, है ना। तो ये सरफेस टेंशन क्या करेगा, ये टेंशन जो फोर्स इस पे लगेगा, ये कोशिश करेगा इसको इधर खींचने की, ताकि ताकि ये कम से कम एरिया क्या कर सके, कवर कर सके, और स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर सके, है ना, कम से कम एरिया कवर करे। अब इस स्लाइडर की लेंथ है एल, इतनी बात आप समझ गए कि भाई ये जो फिल्म है ये कोशिश करेगी, इस पर जो टेंशन फोर्स लगेगा कि ये कम से कम एरिया कवर करे, तो इस पर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो तो लगेगा इस साइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं इसको खींच के इधर लाना। तो जब हम इसको खींच के इधर लाना चाह रहे हैं, हम यहाँ ले आए इसको खींच के। अब क्योंकि ये तो कोशिश कर रहा है इधर जाने की, अब इसको खींच के हम इधर ले आए, तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा वर्क डन, है ना। और वर्क डन करने के लिए हमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब हमने जो फोर्स लगाया, वो लगाया हमने इधर की साइड, है ना। अब जब हमने फोर्स लगाया इधर की साइड, ये एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पे लगाया, इसकी एल लेंथ थी, तो अब कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, आप ये बताओ। देखो, जितना फोर्स ये लगा रहा है इधर, टेंशन फोर्स जितना इधर लग रहा है उतना ही हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें लगाना पड़ेगा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इसी फोर्स के बराबर हमें लगाना पड़ेगा, है ना। तो इतना ही फोर्स इधर लगाएंगे भाई हम। अब लेंथ कितनी है, एल है। तो हमें पता था अभी यहाँ पे कि जो टी है, टेंशन फोर्स है, एफ अपॉन एल होगा। दूसरी बात, अगर मुझे एफ निकालना है तो मैं टी एल लिखूंगी। अब यहाँ ध्यान से समझो आप, जैसे सपोज मैं इसको इधर खींच रही हूँ, मेरे पास एक ये इधर लगा है, इधर खींच रही हूँ, तो इसके इधर की साइड भी ये क्या होंगे, पार्टिकल्स उधर फोर्स लगाएंगे, दूसरी साइड भी उधर फोर्स लगाएंगे, तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 2TL, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2TL। अब मुझे कितना फोर्स लगाना है, जितना ये फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको फोर्स लगाने में कितना काम करना पड़ा, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया इंटू कितनी डिस्टेंस पे, सपोज ये एक्स डिस्टेंस तक हम ले गए, इंटू एक्स, है ना। अभी एफ हमारा कितना निकाला हमने, 2TL इंटू एक्स, ठीक है। तो W इज इक्वल टू टी इंटू 2LX, यानी कि डेल्टा ए हमारा कितना हो जाएगा, 2LX, ये हो गया हमारा एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2LX, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी इंटू डेल्टा ए, ये वर्क डन हो गया हमारा, सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए, ठीक है। अब आगे स्पेशल केसेस है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर न्यूमेरिकल साथ में करने के लिए। वर्क डन इन बॉइलिंग ऑफ सोप बबल, अगर हमें क्या करना है, वर्क डन इन बॉइलिंग ऑफ सोप बबल, तो इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, सपोज हमारे पास ये बबल था, इसकी इसकी R1 थी, अब हमें इसको ना इतना बड़ा करना है, यहाँ तक, R2 तक। तो आप कैसे करोगे, क्या होगा इसका फॉर्मूला, T इंटू 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन स्प्लिटिंग अ बिगर ड्रॉप इनटू अ स्मॉल ड्रॉप, एक हमारे पास बड़ी ड्रॉप है और इसको हमें छोटे 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 ड्रॉप्स में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, W इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल करने के लिए आता है, और हम एक न्यूमेरिकल करेंगे भी, ठीक है। जहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, है ना, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। यहाँ n हमारे पास कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स में हम ब्रेक कर रहे हैं, और r क्या, r हो जाएगी हमारी क्या, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, बड़ी बूंद से छोटी बूंदों में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने पढ़ा सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फिर हमने सरफेस एनर्जी भी पढ़ी, ठीक है। तो आई होप सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये समझ में आ गया होगा, कितना होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हमने कहा, पहले हमारा एरिया इतना था, फिर यहाँ तक यहाँ ले आए, तो हमारा क्या गया, इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया, इतना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से
कोहेसिव फोर्सेस जो थे वो डिक्रीज हो गए थे, तो सरफेस टेंशन भी हमारा क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, डिक्रीज। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये, प्रश्न तनाव निम्न के कारण होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से, एडहेसिव फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। तो हमने भी क्लियर पढ़ा था कोहेसिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है उसी की वजह से सरफेस टेंशन होता है। ठीक है ना, ये कोहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही वो मिनिमम एरिया कवर करेगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्या करेगा, फ्री सरफेस बिहेव। नेक्स्ट है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क इन अ ड्रॉपिंग अ ड्रॉप ऑफ आर इनटू एन स्मॉल ड्रॉपलेट, की बड़ी ड्रॉप को हमें एन स्मॉल ड्रॉपलेट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4πr² एन की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो देखो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए होंगे, तो क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल शेप ड्यू टू, रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की, ग्रेविटी की, विस्कोसिटी की, डेंसिटी की। देखो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में रिपीट जरूर हुए होते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, इन अ बिग लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर ब्रेक्स इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप इन इक्वल साइज। ये हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप थी और इस बड़ी ड्रॉप को हमने 27 स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप है और इसको हमने छोटी छोटी 27, कितनी, अब मैंने बना तो नहीं दी 27, छोटी छोटी हमने 27 स्मॉल ड्रॉप्स में क्या कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो पूछा गया है और जितने भी ब्रेक कर रहे हैं इन सबका साइज कैसा है, इक्वल है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल आर ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। तो सभी की कैसी है, सब इक्वल साइज की है, तो इसकी रेडियस आर हो जाएगी और इनकी जो स्मॉल ड्रॉप है इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला इसमें लिखा था, यहाँ पे एक चीज हम लिख लेंगे इसमें, कि जब हम ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लिख लेंगे कि जो कैपिटल आर होगी, अगर हमें स्मॉल आर को लिखना है तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी एन की पावर -1/3 इंटू कैपिटल आर। ये हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों ने ऐसे भी पढ़ा होगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, और करके लिख देते हैं। तो ये यहाँ नहीं लिखा है तो इसको लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन में स्मॉल आर हमारे पास कितना है, स्मॉल आर अगर मैं लिखूं तो हमारे पास स्मॉल आर इज इक्वल टू है एन की पावर -1/3 इंटू कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, है ना। और एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, उसने कितना बोला, हमें बोला उसने कि 27 आप स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 27 की पावर -1/3 आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 27 को करेंगे 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 इंटू -1/3, है ना, 3 से 3 कट जाएगा ये आर, तो कितना बचा, 3 की पावर -1 इंटू आर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये माइनस है ना तो नीचे के प्लस हो जाएगा, तो r/3। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास हो गई कैपिटल r/3। ठीक है, तो आई होप जितना हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, कि यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक बिग ड्रॉप है हमारे पास, उसको हम 1000 स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें रेशियो बताना है, स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर, ये हमें बताना है। तो ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप मुझे प्लीज जरूर, सभी के सभी लोग, जितने भी लोग सीरियसली होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब लोग कमेंट में बताएंगे कि इन दोनों का रेशियो कितना आएगा। ठीक है, सीरियसली जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो जरूर कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी कि आपको समझ में आया कंसेप्ट या नहीं आया। ठीक है, तो आई होप जितना हमने पढ़ा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।